सबसे पहले कोई भी लग्न की स्थितियां हो, योग कारक ग्रह के बारे में जानकारी ली जाती है। जैसे कि सिंह लग्न की कुंडली है तो यहाँ योग कारक ग्रह कौन सा हो जाएगा, और उसके साथ ही साथ जिस ग्रह की चर्चा हम कर रहे हैं और जिस ग्रहीय व्यवस्था के माध्यम से अपने जीवन के बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं वो भी अत्यधिक तौर के ऊपर महत्वपूर्ण स्थिति हो जाती है। व्यक्ति अपनी शिक्षा के बारे में जानना चाहता है, संतान पक्ष के बारे में जानना चाहता है, व्यक्ति अपने जीवन में धनागमन के बारे में जानना चाहता है, या कौन सी उम्र के भीतर किस तरह का सुख उसको मिलता हुआ नजर आएगा उसके बारे में जानना चाहता है। ये सारे ही अलग अलग फ्रेम है जीवन के, जिसके साथ में अपनी जिज्ञासाओं और जानकारियों के माध्यम से व्यक्ति जीवन को आगे बढ़ाता है। तो जब हम देवगुरु बृहस्पति की बात करेंगे तो वहां पर शिक्षा आ गया, संतान, सर्वांगीण सुख आ गया, धैर्य की पोजीशन आ गई। और वहीं सिंह लग्न की जब कुंडली हो गई तो आप देखें कि योगकारी ग्रह हो जाते हैं स्वयं मंगल। इनकी पोजीशंस को भी देखना अत्यधिक तौर के ऊपर आवश्यक हो जाता है। चतुर्थ भाव, और जब भाग्य भाव के अधिपति हो गए मंगल, तो ये बेहद महत्वपूर्ण स्थितियां हैं कि मंगल की पोजीशनिंग ऐसे कुंडली में किस लेवल के ऊपर है। योग कारक होकर अच्छी पोजीशन के साथ में विराजित होकर अगर बृहस्पति को देखने का कार्य कर रहे हो तो उनकी पावर को बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसी स्थितियों के साथ में बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है, किंतु जब भी मंगल कर्क और सिंह लग्न की कुंडली के भीतर अच्छी पोजीशंस में विराजमान हो और बृहस्पति को देख रहे हो तो उनको भी कहीं न कहीं बेटर रिफ्लेक्शंस के साथ में लेकर चलने वाले हो जाते हैं। ये एक तथ्यात्मक स्थिति है। आज हम चर्चा के साथ में चलेंगे कि सिंह लग्न के 12 ही भावों के भीतर देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव किस तरह से निकल कर आता है, और ये जो फ्रेम हम एक पोजीशन के साथ में देख रहे हैं जीवन में कौन सी फल सूचना देता है और कैसे हमको अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाना चाहिए। शुरुआत करते हैं लग्न भाव के साथ में। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति लग्न भाव के भीतर विराजित हो गए तो व्यक्ति को तेजवान बनाते हैं। उसकी जो ज्ञान की स्थितियां हैं वो अपने अनुभव के साथ में लगातार बढ़ती है, और जहां पर उस ज्ञान को यूसेज के अंदर लेकर आना हो, भले ही भौतिक जीवन हो या फिर आध्यात्मिक जीवन, या जहां गृहस्थ जीवन की स्थितियां, धैर्य सबसे आवश्यक धर्म वहां पर हो जाता है। ऐसी पोजीशंस के अंदर भी देव गुरु बृहस्पति की पोजीशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तौर के ऊपर निकलकर सामने आती है। ऐसा व्यक्ति सर्वांगीण तौर के ऊपर शिक्षा से अच्छा खासा बेनिफिट उठाता है और कई बार शिक्षा संबंधी स्थितियों के साथ में अपने जीवन को नए आयाम भी देता है। आप देखिए दो सुदृढ़ स्थितियां, एक तो स्वयं के जीवन को आयाम दिए, भाग्य का सहयोग पाया, व्यापारिक जीवन में अगर गए तो वहां पर भी सफलता और सुगमता बहुत अच्छे से प्राप्त की, प्रत्येक कार्य की जानकारी हासिल करके ही निरंतर गतिमान होना ऐसे व्यक्ति का सबसे प्रमुख गुण रहता है। तो वहीं संतान पक्ष की ओर से भी नाम और ख्याति बहुत अच्छे तरीके से मिल पाती है। ये एक देवगुरु की स्वाभाविक तौर के ऊपर बेहतर स्थिति है जो सामने निकलकर आती हुई दिखाई देती है। वहीं आप सेकंड हाउस की पोजीशंस में देखते हैं तो कई बार ऐसे व्यक्ति को जिस तरह से शुक्र सेकंड हाउस में विराजित होकर एक स्टैमर करने वाली प्रॉब्लम देते हैं, या कई बार शब्दों के भीतर जो स्थितियां व्यक्ति को कई बार व्यक्तित्व के साथ में लेकर चलने वाली होती है कि उसकी भाषा शैली कैसी है, वो किस तरह से अपनी भाषा का उपयोग कर रहा है, उसका शब्दकोश कैसा है, वो भी जीवन का एक महत्वपूर्ण रिफ्लेक्शन है। यहां स्ट्रीट स्मार्ट अप्रोच भी बहुत ज्यादा काम करती है। कंटेम्पररी पोजीशंस के अंदर कौन से नए शब्द जुड़ रहे हैं जिसको जोड़कर अपनी भाषा को और व्यवस्थित किया जा सकता है, शालीन किया जा सकता है। शुक्र जिस तरह से हल्के फुल्के तौर के ऊपर यहां सेकंड हाउस में परेशानी देते हैं, वैसे ही देवगुरु बृहस्पति भी जब बुध के राशि स्थान में विराजमान हो जाए तो व्यक्ति को अपने तथा कथित ज्ञान का कई बार आकंठ देने का काम भी करते हैं, जहां से परेशानियां निकल कर आती है, जहां से कहीं न कहीं व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो बाधित होने लगता है, उसके जो पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है उसमें कमी भी दिखाई देती है। ये एक बहुत प्रमुख गुणधर्म है जिसके बारे में विचारशील व्यक्ति को जरूर होना चाहिए। कुटुंबीजनों का सहयोग निरंतर तौर के ऊपर रहता है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते।
तो वहीं पर आप ये भी देखिए कि जो अर्थोपार्जन की स्थितियां होती है उसके अंदर व्यक्ति हमेशा एक डायलेमा में रहता है, यानी कि कंफ्यूजन की अप्रोच के अंदर रहता है, क्योंकि बुध जो कि स्वयं वाणिज्य के अधिपति देवगुरु बृहस्पति यहाँ के कारकत्व प्राप्त ग्रह होकर कारक भाव का नाश कर देते हैं, तो वहां हल्की फुल्की कमी भी दिखाई देती है। किंतु ऐसे व्यक्ति को ऋण लेने के अंदर इतनी परेशानियां सामने नहीं आती। व्यवस्थित तौर के ऊपर ऋण तो मिल जाता है, किंतु उसका उपयोग कैसे करना है उसमें एक कमी रहती है। तो वहीं डाइजेस्टिव सिस्टम और आंतों संबंधित रोग भी कई बार परेशान करते हैं। अल्सर की स्थितियां भी लेटर सूनर एज के अंदर कहीं न कहीं सताने वाले स्तर के अंदर आती है। अगर देवगुरु ने यहाँ पे राहु का नक्षत्र ले रखा हो तो ये पोजीशन थोड़ी सी और अलग लेवल के साथ में निकल कर आने वाली होती है, जो डिस्टरबेंसेस को क्रिएट करती है। वहीं अगर हम पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं तो आप देखिए कि यहां पर व्यक्ति ह्यूमन रिसोर्सेस के साथ में अगर जुड़ जाए, यहां व्यक्ति कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर जहां चमक दमक और प्रेजेंटेबल पोजीशंस बहुत ज्यादा काम करती है वहां पर जुड़ जाए तो शुरुआती सफलता वहां हासिल करता है और उसके बाद में अपने व्यापारिक जीवन को भी आगे बढ़ाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अपने साथ में जो जुड़ा हुआ गृहस्थ का साथी है, जीवन साथी है, उसको बारंबार मोटिवेट करता है कि आप कोई ना कोई अलग कार्य कीजिए। कन्वेंशनल विजडम की तरफ हम चल रहे हैं। हम अपने जीवन को अगर रिस्क कैलकुलेटिव करना चाहते हैं तो हमको कहीं ना कहीं निवेश करने होते हैं। भले ही व्यक्ति रिश्तों के भीतर निवेश करे तब भी वो जीवन के अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाले होते हैं। व्यक्ति अपने विचारों में निवेश करे तब भी वो उसके जीवन में कहीं ना कहीं एक वट वृक्ष की शक्ल लेते ही है। और व्यक्ति अगर अपने जीवन साथी के भीतर भी बहुत अच्छे विचारों का निवेश करे, उसके मोटिवेशन के लेवल को हाई रखने वाला हो, तब भी वो विचार जीवन के भावी भविष्य के अंदर प्रतिध्वनित होते ही हैं, जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। ये पोजीशन पराक्रम भाव के भीतर देवगुरु बृहस्पति की दिखाई देती है। भाइयों, मित्रों और साथ ही साथ में गृहस्थ जीवन के लोग, उच्च शिक्षा में बने हुए मित्र, इन सब के साथ में वो व्यक्ति बहुत अच्छे रिलेशन को एस्टेब्लिश करने वाला होता है। ये एक स्पष्ट दृष्टिगोचर स्थिति है। तो वहीं पर लाभ की स्थितियां भी आर्थिक तौर के ऊपर वृद्धि की श्रेणी को लेकर आती है। वहीं जब देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव के भीतर विराजमान हो जाए तो सबसे पहले आप देखिए कि जो भूमि संबंधित कामकाज होते हैं, व्यवस्थित तौर के ऊपर व्यक्ति उसमें खुद को निवेश की ओर लेकर चलता है। और जो हिडन टैलेंट होता है, अष्टम भाव के साथ में सिर्फ हिडन पोजीशंस नहीं देखेंगे हम कि किस तरह से परेशानियां निकल कर आ सकती है, सिर्फ आयुष्य को नहीं देखेंगे हम, विदेश संबंधी गतिविधियों को हम नहीं देखेंगे, या फिर कई बार जो कोर्ट कचहरी के संबंधित चक्कर होते हैं जो अष्टम और द्वादश दोनों ही रिफ्लेक्शंस के अंदर आते हैं। इसके अलावा हम जो एक तरह से व्यक्ति में हिडन टैलेंट छुपा होता है जिसको नर्चर करने की आवश्यकता रहती है, ये भी कहीं ना कहीं अष्टम के साथ में बहुत अच्छे से रिफ्लेक्शन में आने वाला होता है। सामाजिक सरोकारों के अंदर व्यक्ति काफी हद तक खर्च करता है, तो वहीं रिसर्च संबंधी गतिविधियां और साथ ही साथ में आप देखिए कि ऐसी कुंडली में मंगल और शुक्र की पोजीशन अच्छी हो तो व्यक्ति कई बार खान पान संबंधी कार्य के साथ में भी व्यवस्थित तौर के ऊपर एक चेन बिजनेस की ओर जाता हुआ भी देखा गया है। कर्म में व्यवस्थित करने की गतिविधि और स्वयं में ही लगातार सुधार, जिसको हम इवॉल्विंग प्रोसेस कहते हैं, वो भी जीवन भर साथ रहता है। वहीं आप पंचम भाव की स्थितियां देखें, जैसे ही देवगुरु यहाँ मूल त्रिकोणस्थ हो जाते हैं तो मूल त्रिकोणस्थ होते ही शिक्षा संबंधी गतिविधियों में एक बहुत अच्छे से व्यक्ति को एज मिलती है, एक नया लेवल उसके जीवन के भीतर स्थापित होता है। उच्च शिक्षा की गतिविधियों में भी वृद्धि रहती है। कई बार ऐसे व्यक्ति का शिक्षा ही व्यावसायिक जीवन और रोजगार का महत्वपूर्ण साधन बनता है। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां उसके काफी वर्षों की मेहनत के बाद जीवन में निकलकर आने वाली होती है। ये भी एक प्रिसाइज कैलकुलेशन है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। संतान पक्ष के साथ में कई बार हल्के फुल्के दुराव देखे गए हैं, या फिर व्यक्ति अपने जीवन के अनुशासन, अपने जीवन के अनुभव के साथ में निकले हुए संघर्षों को अपनी अगली पीढ़ी में बारंबार हस्तांतरित करना चाहता है। वहीं वैचारिक विद्रोह निकल कर आते हैं जिसके ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट रहती है। सिक्स्थ हाउस की अगर मैं चर्चा करूं तो यहां ये एक महत्वपूर्ण स्थिति
कि जब भी हम नीचस्थ स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे देवगुरु की, और वो भी 6th हाउस हो जाए, तो सबसे पहले रोग के बारे में ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति शत्रुओं से बहुत घबराता है। कोई भी छोटी सी परेशानी सामने आई और उसका सबसे पहले पहाड़ दुमा शक्ल देने का कार्य करेगा। अपनी जितनी जानकारी है, भीतर जितनी नेगेटिविटी है, उस सबको वहां पर जो है सामने रखने का ऐसा व्यक्ति कार्य करता है, जिससे कि डर और भय ज्यादा बढ़ने वाली पोजीशंस के अंदर आ जाते हैं। किंतु आप दूसरे लेवल पर देखें कि जो ऋण संबंधी गतिविधियां होती है, वहां से भी ऐसे इंसान को बहुत ज्यादा बचकर चलने का प्रयास करना चाहिए। किंतु यहीं बैठकर देवगुरु बृहस्पति द्वादश, जो कि इनका उच्च राशि स्थान हो जाता है, यह हम देखते हो तो विदेश से कामकाज के अवसर, विदेश में सेटल होने के अवसर, विदेश से अर्थोपार्जन की गतिविधियां और कुटुंबी जनों को वहां पर सेटल करने के अवसर भी निरंतर तौर के ऊपर मिलकर सामने आते हैं, जो कहीं ना कहीं उसके लिए एक प्रोफाउंड अप्रोच को क्रिएट करने वाले हो जाते हैं। 7th हाउस के भीतर जब शनिदेव के मूल त्रिकोण में विराजमान हो जाए, ऐसी कुंडली में शनिदेव की स्थितियां अगर एक बेटर लेवल के साथ में हो, तो ऐसा व्यक्ति विशेष अपने जीवन के अंदर निरंतर तौर के ऊपर स्थायित्व संबंधी व्यापार की ओर जाता है और उसके बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी भी बनी रहती है। ये तो एक बात। वहीं आप देखिए कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो पराक्रम होता है, वो भी ऐसे व्यक्ति के साथ हमेशा बना रहता है, कहीं पर भी कमी पेशी उसमें नहीं आ पाती। व्यापारिक जीवन के लाभ और उसको निवेश करना, ऐसे गुणधर्म भी रहते हैं। किंतु महिला की कुंडली हो और 7th भाव में देवगुरु विराजमान हो, तो गृहस्थ जीवन के अंदर डिस्टर्बेंसेस और कई बार बहुत ज्यादा जो सहने की स्थितियां होती है, अगले व्यक्ति का जो नेचर है उसके साथ में जो एडजस्टमेंट होते हैं, वो बहुत मुश्किल से हो पाते हैं। ये भी एक परेशानी की स्थिति यहां दिखाई देती है। 8th भाव, जो कि देवगुरु का स्वराशि स्थान हो गया, मीन राशि स्थान हो गया, यहां पर जैसे ही देवगुरु विराजित हो जाएं, तो सबसे पहले तो रिसर्च और एनालिसिस संबंधी गतिविधियों में एक अच्छा खासा नाम देने वाले हो जाते हैं। दूसरे लेवल के ऊपर जो विदेश संबंधी कार्य होते हैं, वहां व्यक्ति लगातार एक नेक्स्ट लेवल को देखने वाला हो जाता है। ये भी एक कैलकुलेटिव अप्रोच रहती ही रहती है, जिससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। किंतु जो वाणी के साथ में विकार कई बार निकल कर आते हैं और जो डिस्टर्बेंसेस मिलते हैं, वो भी निर्णायक मौकों के ऊपर धोखा देने का कार्य करते हैं। व्यक्ति अंततोगत्वा भूमि के साथ में जुड़कर, यानी कि अपनी जो नेटिव प्लेस है वहां के साथ जुड़कर सुख भी अर्जित करने वाला होता है, और जब भी जीवन को पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर उसको संतोष भी बहुत अच्छे से प्राप्त होता है। ये एक महत्वपूर्ण स्थिति है। तो वहीं भाग्य भाव में जैसे ही देवगुरु विराजमान हो गए, तो यहां आप देखिए कि यांत्रिक विद्या के साथ में, लिटरेचर के साथ में, हायर एजुकेशन के साथ में व्यक्ति का सफर निरंतर तौर पर चलता है और वो स्वयं को नई से नई गति भी दे पाता है। इससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। आध्यात्मिकता के लिहाजा ये समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पूरे जीवन सामने निकल कर आती है और उसके साथ में ही व्यक्ति खुद को एक संतोष की पोजीशन की ओर लेकर चल पाता है। नौकरी पेशा जीवन में व्यवस्थित चेंजेस और ऐसे व्यक्ति का नाम आगे से आगे बढ़ता है। जैसे कि मैं राजस्थान का निवासी हूं, वहां एक कहावत चलती है कि इंसान के आगे आगे उसकी पैठ चलती है। जैसा कि उसने उसका नाम खड़ा किया है, उसकी पैठ उसके आगे चलती है। वही पोजीशन नौकरी पेशा जीवन में ऐसे व्यक्ति के लिए निकल कर आने वाली होती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, उसका नाम आगे चलता है और ऑफर हमेशा उसके लिए प्रिपेयर रहते हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है। तो वहीं शिक्षा से फायदा मिलना और आकस्मिक धन लाभ होना, संतान पक्ष को व्यापार में जोड़ना, ये भी सारी ही बेहद कैलकुलेटिव अप्रोच इनके लिए रहती है। तो वहीं आप देखें कि 10th भाव में जब देवगुरु विराजमान हो जाए, तो व्यक्ति को अपने ज्ञान के ऊपर एक अभिमान देते हैं। व्यक्ति की छवि ऐसी बना देते हैं, एक ऑरा ऐसा बना देते हैं कि अगला व्यक्ति उससे तर्क करने के अंदर कहीं न कहीं घबराता है। वहीं जो वजन संबंधी स्थितियां हैं, वो वृद्धि की ओर लगातार जाती है। जो एक तरह से भ्रमण संबंधी कामकाज होते हैं, व्यक्ति का ऐसे कामकाज से मन थोड़ा सा उचाट रहता है। मैनेजमेंट में एक्सपर्टीज रहती है। तो वहीं पिता के साथ किसी भी कार्य के अंदर लग जाए, तो ऐसा व्यक्ति चेंजेस की ओर बहुत ज्यादा प्रवण होता है। बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस की ओर जाने की उसकी प्रवृत्ति रहती है। किंतु धन लाभ
बहुत अच्छे से निकल कर आता है जीवन के भीतर। ये भी एक विशेष स्थिति है। वहीं आप देखें कि एकादश में जैसे ही देवगुरु विराजमान हो जाते हैं, यहाँ सबसे पहले तो कारक भाव का नाश करने वाले हो गए। इसी वजह से सर्वांगीण लाभ के अंदर कमी आती है। आर्थिक स्तर के ऊपर व्यक्ति को कई बार ब्लॉकेजेस भी देखने पड़ते हैं। एक समय आया जहां रुकावट आई, वो पूरे तरीके से हमने समेटी कि दूसरी रुकावट सामने आकर खड़ी हो गई। ये डिस्टर्बेंसेस भी जीवन में कई बार मिलते हुए दिखाई देते हैं, जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। ये भी एक बात। तो वहीं क्षमताओं के भीतर भी कहीं ना कहीं वृद्धि रहती ही रहती है। द्वादश भाव जहां देवगुरु उच्चस्थ विराजमान हो गए, सर्वप्रथम यहां आप एक बात देखते हैं कि उच्चस्थ स्थितियों के भीतर विराजित देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को विदेश संबंधी गतिविधियों में अच्छा नाम देते हैं, एक अलग लेवल देने वाले हो जाते हैं। साथ ही साथ में जो मितव्ययिता होती है वो बहुत बेटर अप्रोच के साथ में मिलती है। इससे हम बिल्कुल भी एक तरह से इनकार करने वाली स्थितियों में नहीं है। मानसिक सुख की और व्यक्ति लालायित रहता है। भूमि संबंधित कामकाज उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी करने वाले होते हैं। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात से हमेशा एक दूरी बनी रहती है। तो ये था सिंह लग्न के महानुभावों के लिए देवगुरु बृहस्पति का 12 ही भावों में प्रभाव। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।